नॉन डियर स्टूडेंट्स, हमारे गुरुजी ने जो आपका हिंदी की आंसर की हमको प्रोवाइड करवाई है वो आपके सामने में रख रहा हूँ। आप फटाफट अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। हिंदी भाषा का पेपर आज बड़ा ही एक जो पाठ खंड ए था आसान आया था। पहला प्रश्न था जो गद्यांश था, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। इसका सही आंसर होगा भय होगा। एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं। पेसेज में देखिए बताना था और पेसेज को पढ़ने के बाद इसका जो सही उत्तर आ रहा है वो हो गया स्थायी। इसका सही आंसर स्थायी है। सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। तो सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चलने का जो इसमें बखान किया गया है वो बखान किया गया है शोषण की प्रक्रिया का। छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है? ये जो प्रश्न है वो पेसेज को पढ़ने के बाद क्लियर हो रहा है। देखिए, वर्णन वृत्ति से उनका अनर्थ कभी नहीं होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती है। इसका सही अर्थ हो गया वर्णन वृत्ति। तो ये अपने 4 प्रश्न हल हो गए। 5वां प्रश्न कहता है, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? तो अपन को पेसेज पढ़ने के बाद इसका जो सही आंसर निकल के आता है वह छात्र संघ की। एक और आपके सामने जो पेसेज रखा था बड़ा इजी था, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। इसको पूरा पढ़ने के बाद आंसर में आसानी से आपको बता सकता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है और इसमें पूरे के पूरे गद्यांश में बचपन का चर्चा हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है बचपन का। सही आंसर बचपन है। कवित्री के अनुसार चिंता के चक्र में जीवन कैसा बन गया है? इस पूरे गद्यांश को पढ़ें तो उसका उत्तर निकल कर आता है भार। यानी देखिए ये रहा, चिंता के चक्र में पढ़कर जीवन भी भार बना। बड़े सुंदर सा एक गद्यांश आया, वाक्यांश आया था। तो इसका आंसर निकल के आता है भार। चलिए नेक्स्ट अपन 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान सा था। निर्मल शब्द का अर्थ है। निर्बल शब्द का अर्थ निसहाय नहीं होता, सबल नहीं होता, निर्वेद नहीं होता, पवित्र हो गया। उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। तो बार बार देखिए लेखिका यहाँ पे कह रही है कि संताप मिटाने से संबंधित कहेगी, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। ये बचपन को कह रही है। किसको कह रही है? बचपन को कह रही है कि क्या तू दोबारा आकर मेरे संताप को मिटा पाएगा। तो इसका जो सही आंसर निकल के आया इसका सही आंसर हो जाएगा बचपन। नंदवन से क्या फूल उठी? नंदवन से क्या फूल उठी? सही आंसर है कुटिया। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है? मैं क्यों लिखता हूँ उसमें वर्णन किया गया है जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम अमेरिका के द्वारा डाला गया था उसका पूरा विवरण है। हिरोशिमा की परमाणु विस्फोट का इसमें वर्णन किया गया है। जब बापूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह निहारते रहते, निहारा करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? ये जो ऊपर वाला दिया गया यही है, माँ का अंचल, नहीं सॉरी ये है माता का अंचल, बी सही हो जाएगा। फिर आपका जो ग्रामर का पार्ट आया था बड़ा आसान आया था, हर एक बच्चा इसको आसानी शेयर कर सकता है अगर उसने थोड़ा भी अध्ययन किया हो। प्रायगुण यानी कि डेमेरिट, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, ध्यान से पढ़िए, अमूर्त भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपकी जो क्रिया है संज्ञा वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा इसमें थी। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं वे कहलाते हैं। वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। बड़ा आसान था। निजवाचक सर्वनाम, उनको अपन करता अपने लिए ही कोई सर्वनाम को काम में लेता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उससे क्या कहते हैं बताइए? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया कहते नहीं कि इंग्लिश में एक्टिव वॉइस। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। एक तो है निश्चित, पहला हो गया निश्चित और दूसरा हो गया अनिश्चित। ये इसके 2 उपभेद हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, संस्कृत वाले, हिंदी वाले, विदेशी भाषा वाले। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लाकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। 1 2 3 4 5 6 बड़े आसान प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। यण संधि की डेफिनेशन आपको याद होगी। जब दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनका
ये ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है इत्यादि। ये थी यण संधि की परिभाषा और इसका उच्चारण जो अपने के एग्जाम्पल देना चाहें तो वो हो जाएगा इत्यादि। द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर लिखिए। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, अंतिम पद संख्यावाचक होता है। जो द्वंद्व समास होता है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं और उसका न तो प्रथम और न अंतिम जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। कोई भी उत्तर दे सकते हैं आप। यानी कि द्विगु समास की बात करूं, इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रि, इसमें त्रि देखिए 3 से संबंधित हो गया ना, तो ये संख्यावाचक है। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद संख्यावाचक नहीं होता। नेक्स्ट 3 नंबर आया था कीचड़ उछालना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। कीचड़ उछालने का अर्थ होता है किसी को बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना। तो नेक्स्ट अपना प्रश्न है, एके सादे सब सदे, शब्द सादे सब जाए, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। थोड़ी सी बच्चों के लिए मुश्किल पैदा करने वाली लोकोक्ति थी, इसका अर्थ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए, यानी किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी एक समर्थ व्यक्ति का सहारा लेना अच्छा है, बजाय अनेक लोगों के पीछे भागने के। यानी कि कोई कार्य करवाना है तो एक योग्य व्यक्ति से करवाना चाहिए, उसका चयन करना चाहिए हमको, बल्कि बहुत से लोगों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। और इस लोकोक्ति का भावार्थ यही है। इस प्रकार ग्रामर के और जो पैसेज के प्रश्न थे बड़ी आसान प्रश्न थे। एकमात्र ये एक लोकोक्ति थी जो बच्चों को परेशान कर सकती थी। इन्हीं प्रश्नों के साथ आगे जितने भी प्रश्न हैं वो सब डिटेल्ड प्रश्न हैं, उनको चर्चा नहीं की जा सकती। ग्रामर के पूरे प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिए और जो पैसेज आए थे वो बड़ी आसान आए थे। मैं आशा करता हूँ कि जिन विद्यार्थियों के अच्छे जो मार्क्स बनने वाले हैं, जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, उनको एडवांस में बधाई। और जिन बच्चों के थोड़े कम नंबर बन रहे हैं तो माँ सरस्वती से मैं दुआ करूँगा कि नेक्स्ट पेपर में इस पेपर की कमी पूर्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।